तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहले एटम के बारे में सीखेंगे कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से एटम क्या है। और उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम के बारे में ज्यादा डिटेल जानेंगे, जो सबसे सरल एटम है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। 12वीं क्लास के लेवल पे हम इतना ही समझा पाते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा वो समझो आप बस। तो अगर आप इतना भी समझ रहे तो ये बहुत होगा। तो डिटेल में तो पहले हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टोरी पहले लेक्चर में मैं इसी पे आऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ये स्टोरी ज्यादा है। एटम की जो आज की हमारी समझ है वो कैसे डेवलप हुई होगी, वो जो सवाल है उन सवालों के जवाब सोचिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये सब जानते थे कि चीजें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से बनी हुई है जिन्हें हम एटम कह तो रहे हैं, लेकिन वो एटम होंगे कैसे, कितने छोटे होंगे, उनके आपस में एक एटम का दूसरे एटम के साथ किस तरह की रिलेशनशिप होगी, ये किसी को ढंग से नहीं पता था। सुनाई दे रहा होगा? यस। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जिस आदमी ने काम किया उनका नाम है रॉबर्ट बॉयल। बॉयल्स लॉ पढ़ा है? यस। क्या होता है ये? रॉबर्ट हटा दो, बॉयल्स लॉ ही बात कर लेते हैं। सर वो प्रेशर को डिफाइन करता है, मतलब वॉल्यूम, मतलब इट इज डिस्क्राइब द। सर ये होता है कि जो वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है वो सेकंड प्रेशर और सेकंड वॉल्यूम के इक्वल होता है। मान लो बेटा कोई आपके पास गैस का कलेक्शन, गैस रखी हुई है किसी चेम्बर में और उसका आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्रेशर होगा वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, सपोज ये पिस्टन है ऊपर, ढक्कन के तौर पर पिस्टन है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर मतलब किस पर है? ढक्कन पर लगने वाला। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहली बार ये समझ में आया दुनिया को कि यार इसका मतलब जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन जो जितने भी एटम अंदर होंगे उनकी संख्या तो कम ज्यादा नहीं हो रही है, वो तो अंदर ही है। तो इसका मतलब है कि दो एटम्स के बीच अच्छा खासा डिस्टेंस होती है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, और हम लोग उस दूरी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कंप्रेस करने में क्या हो रहा होगा दूरी का? सर कम हो रही हो। कम हो रही होगी, और एक्सपेंशन में ज्यादा हो रही होगी। तो पहली बार ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये 1650 के आसपास थे। 1650 आप सोचो, लगभग रफ आइडिया है, लगभग ये उस दौर के। उस दौर में साइंस में बहुत तरक्की हुई है यूरोप में, हर ब्रांच में अच्छा खासा काम हुआ है। तो रॉबर्ट बॉयल पहले आदमी थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि वी कैन रिड्यूस द डिस्टेंस अमंग एटम्स। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एटम बहुत छोटे होते हैं वो तो ठीक है, हम एटम को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लियर है। एटम कंप्रेस नहीं होने वाला हमसे, तो फिर हम किसको कंप्रेस कर रहे हैं? बेसिकली उनके बीच का जो गैप है वो कम कर रहे हैं।
बॉयल्स लॉ इस बात का प्रूफ था। पहली बात समझ में आई? yes, इसके साथ साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। ये लोगों ने एटेड पार्टिकल के तौर पर भी काम किया था। E/m खोजा गया बच्चों। पहले क्या खोजा गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास। ये खोजना आसान था, और क्योंकि मास पहले पता था और E/m बाद में पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? E मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो हमें मास भी पता लग गया और चार्ज भी पता लग गया। तो इलेक्ट्रॉन तो शुरुआती फेज में 17th सेंचुरी में ये पता लगा कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब इसका मतलब या तो उनमें कोई चार्ज ही नहीं है, या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन खोज दिए गए तो मतलब नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव भी होगा। मतलब चार्ज जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। स्टोरी बहुत लंबी है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। अब मैं बहुत कट शॉर्ट करके आपको आधे घंटे के लेक्चर में वहां तक ले आऊंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर समझाऊंगा बस। और मैं वो आपको लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फोन सीरीज समझाऊं। मेरा ध्यान इन चीजों पर है, तो मैं इतना ही समझाऊंगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? yes, इसके बाद जब ये स्टोरी आती है शुरुआत में बॉयल के बाद, तो जे थॉमसन ने ही अपना दिमाग लगाया कि यार कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वो खोज ही चुके थे। तो थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन साहब ने कहा कि एटम ऐसा कुछ होता होगा। तो थॉमसन ने कहा कि एटम ना केक की तरह होगा। हमारा केक बना होता है जैसे, अब केक मैं तो केक जैसा क्या बना पाऊंगा? आप समझिए, सपोज एक केक है और बीच बीच में इसमें हमने चेरी लगा रखी है। चेरी समझते हो? yes, हाँ, छोटी छोटी चेरीज इसमें लगी हुई केक में। तो इस तरह से ये चेरी जैसी हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में, ऐसा कुछ समझो। ये थॉमसन का कई लोग इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जैसे तरबूज में दाने होते हैं बीच बीच में लगे होते yes, हैं, कुछ ऐसा समझ लो। तो जैसे अगर आपने केक में चेरीज लगाई है, वैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन को सोचोगे कि केक पूरा एटम है, तो इससे दो बातें कहना चाह रहे हैं थॉमसन। इसका मतलब बाकी जितना बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? फिर बाकी केक को क्या मानेंगे हम? pause, पॉजिटिव चार्ज। और बीच बीच में जो चेरीज लगी हुई है वो, so negative, हाँ। लोगों को बड़ी खुशी हुई इस मॉडल से, क्योंकि बेटा ये मॉडल ये बात एक्सप्लेन कर रहा है कि जब आप किसी एटम को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलते हैं? पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं निकलता? तो जैसे ट्रेड से पहले क्या निकलेगा, अगर कोई सोचे निकालना क्या आसान है, तो आपके दिमाग में आएगा कि चेरी। मतलब ये तो बात समझाने का तरीका है। तो जैसे चेरी को निकालना आसान है, बाकी ट्रेड तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे। लोगों को ये मॉडल बड़ा पसंद आया। बाकी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस मॉडल की कुछ सफलता समझ में आई। yes, अच्छा, तो लेकिन एक गड़बड़ और हो गई। इस मॉडल में भी कमी निकाल दी लोगों ने।
अब वो क्रमी किसने निकाली? ये थे लेनार्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो थे लेनार्ड साहब थे। इन्होंने एक कैथोड रे लिए। कैथोड रे, कैथोड से निकलने वाली रे हुई, और कैथोड रेज ली, और मेटल की बहुत ही पतली शीट ली, एक्सट्रीमली थिन, एक्सट्रीमली थिन शीट, बहुत पतली, और कैथोड रे इनसे पास कराई। तो इन्होंने देखा कैथोड रे ऑलमोस्ट अनडेविएटेड चली गई। कैसे चली गई? सीधे निकल गई इसके आर पार। अगर आप थॉमसन मॉडल को मानते हैं तो थॉमसन मॉडल कहता है कि बाकी जो पूरा केक है, मतलब पूरा एटम है, वो पॉजिटिव चार्ज से बना है। अगर सब पॉजिटिव चार्ज से ही बना है तो कैथोड रे को या तो वो आपस में ही मिला लेते खुद में, प्लस और माइनस, समझ रहे हो ना? यस सर। और दूसरा, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसने आर पार कैसे जाने दिया कैथोड रे को? इसका मतलब पूरा केक पॉजिटिव से नहीं बना है। अगर पूरा का पूरा केक ही पॉजिटिव चार्ज से बना है तो कैथोड रे सीधे पास कैसे हो जा रही है? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कुछ हिस्सों में फोकस होगा, बीच बीच में खाली जगह होगी, तभी ये कैथोड रे सीधे निकल पा रही है। अरे नहीं तो कुछ तो डेविएशन होता। क्या लिनार्ड की बात समझ में आई? यस सर। लिनार्ड का ऑब्जेक्शन था ये। देखो बच्चों, कितनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है। आपके लिए जो चीजें आज ऑब्वियस लगती हैं वो उन लोगों को दिखता तो था नहीं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो कंसेप्ट लगा रहे केवल। तो इन सब वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। उन लोगों ने लॉजिक लगाया, लॉजिक से सोचा कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो लिनार्ड ही बात का जवाब किसी का नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे ही होंगे जैसे नेगेटिव चार्ज हैं, तो फिर पॉजिटिव क्यों नहीं निकलते? नेगेटिव ही क्यों निकल रहा है? जब भी यह इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कभी किसी ने सुना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी निकल गया ऐसे ही? नो सर। हाँ, तो मतलब अगर आप ये कहें कि जैसे बीच बीच में चेरी की तरह इलेक्ट्रॉन थे थॉमसन में, ऐसे ही बीच बीच में प्रोटॉन भी होंगे, तो बाकी क्या है? एक तो ये दिक्कत है एटम में। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक आते आते बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। और बच्चों इसी में पता है 1650 से 1700 1800, मतलब 150 पौने 200 साल हो गए थे। ये जो स्टोरी है इसका मतलब इसमें और भी बहुत लोग होंगे, हम कट शॉर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो असली काम, सबसे ज्यादा काम जिस इंसान का है उस पे आते हैं, जिन्होंने 1906 से 1911 तक के दौर में गजब काम किया है, और इनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड की एक बहुत पतली शीट ली, यही एक्सेसिवली एक्सट्रीमली थिन शीट। गोल्ड में डक्टिलिटी होती है ना, डक्टाइल होता है, बहुत ही पतला बनाया जा सकता है, गोल्ड फॉयल है। और इसमें अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, जो अल्फा पार्टिकल है, इनको इन यहां से
ये तो इन्होंने देखा कि ये सब ऐसे ही सीधे चले गए। आप कहेंगे फिर इसमें क्या बड़ी बात है। रदरफोर्ड के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे। इन्होंने देखा कि औसतन लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक 8000 औसतन 8000 में से एक कोई डेविएट हो जा रहा है, ऐसे पार नहीं जा पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। Yes. डेविएट क्यों हो रहा है, इन्होंने इस पे दिमाग लगाया। इन्होंने कहा यार अल्फा पार्टिकल लगभग इलेक्ट्रॉन से इतना भारी होता है, और आपको मैंने बताया था एक प्रोटॉन 1837 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर होता है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये 4 आपके पास 4 प्रोटॉन के वजन के बराबर होगा लगभग। देखो 18 4 जा 72 होता है ना, 73। हाँ, तो लगभग जो अल्फा पार्टिकल है वो 4 प्रोटॉन के वजन के बराबर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आसपास ही होते हैं, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी हुआ, चलो 3.5 न्यूट्रॉन के बराबर मान लो। और इलेक्ट्रॉन बेचारे तो गिनती में ही नहीं है। आप 7000 से ऊपर इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर एक अल्फा पार्टिकल है। मतलब अल्फा पार्टिकल इतना भारी है कि इसे कोई नहीं रोक पाएगा, और ये बहुत हाई एनर्जी के साथ आ रहा है, इतना तेज। तो फिर इतना डेविएट कैसे हो रहा है। और इन्होंने ये भी देखा कि कई अल्फा पार्टिकल तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे वापस भी आ गए, वापस भी आ जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों ना? Yes. वो कौन है जो ऐसा लौटा दे रहा है इसको? इसका मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर कुछ ऐसा भारी बीच में कहीं बना दे रहे हैं जो इस अल्फा पार्टिकल को भी लौटा दे रहा है। आप सोचो ना लॉजिक कितना जबरदस्त है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड साहब ने जो थ्योरी दी बच्चों वो काफी हद तक आज तक सही है कि जो एटम होगा उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच बीच में एक साथ होंगे और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन चारों ओर रुके हुए क्यों नहीं होंगे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं सकता, तो घूम रहा होगा, इसमें जगह होगी नहीं तो कहाँ घूमेगा? ना चल फिर बाहर घूम, तो कुछ ऐसा होगा। तो रदरफोर्ड एटम को वर्तमान स्वरूप तक लाने में बड़ा रोल निभाते हैं काफी हद तक। क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ रदरफोर्ड का? Yes, sir. तो यहां पर मैंने बताया भी था आपको एक बार बहुत पहले, मैं फिर एक बार रिकॉल कर देता हूं कि ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है बीच में, उसको आप न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस 10 फर्मी के बराबर होता है लगभग। एक फर्मी, आप लोगों को फर्मी या फेम्टोमीटर मैंने बताया था बेटा 10⁻⁻15 मीटर। आप इसे ऐसे समझो, मैंने पहले भी बताया था कि आप 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा कोई मैदान सोचो, तो इसका एरिया टोटल 10,000 के आसपास आ जाएगा, या 10⁵ Yes. मीटर। तो फिर भाई बीच में 1/1 का छोटा सा एरिया लो, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा,
तो ये न्यूक्लियस का लीनियर साइज क्या है, लीनियर साइज 1 मीटर और वहां 10⁵ मीटर। आप समझ रहे, ऐसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3D में सोचोगे तो आपको 10⁵ और इधर तो 1 के आसपास ही रहेगा। ये लगभग न्यूक्लियस और उसका साइज हो जाएगा 3D में सोचो। 10⁵ इतना बड़ा एटम और उसमें 8 न्यूक्लियस बीच में। तो रदरफोर्ड ने काफी हद तक ये बता दिया कि जो पूरा एटम है वो बहुत बड़ा हिस्सा खाली है, क्योंकि 10⁵ में से लगभग 10 फर्मी ले रहे हो आप, इतने बड़े में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। तो बाकी सब खोखला होता है एटम, बहुत जगह होती है। लेकिन गलती ये हुई रदरफोर्ड से, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं भी घूमता है। अब नील्स बोर का रोल आएगा। फिर बोर्स थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी तो होती है। यस बच्चों अब एक नई दिक्कत आई फिर, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में ऐसे ही घूमेगा तो घूमने में वो एनर्जी भी खर्च होगी। भाई घूमने में एनर्जी खर्च होती है या नहीं? हेलो, अगर एनर्जी खर्च यस होगी तो देखो, तो ऑर्बिट कम होता जाएगा या नहीं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होते जाएगी तो यस सर एनर्जी कम होते जाएगी तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन जो ही न्यूक्लियस में गिरेगा प्लस और माइनस डिफ्यूज हो जाएंगे और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम रहेगा ही नहीं, एटम नहीं रहेगा। एटम तो थे, हैं, रहेंगे, हम रहे ना रहे, एटम तो सच्चाई है, वो तो रहेंगे ही। हमारा रहना डाउटफुल है। डाउटफुल क्या है, नहीं रहना ही श्योर है हमारा तो, लेकिन एटम तो हमेशा रहेंगे। तो रदरफोर्ड एटम के अंदर का स्पेस देखने के चक्कर में, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के जो उनके बम्बार्डमेंट हो रहा है वो मेजोरिटी बेटा सब वैसे ही निकल जा रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ा स्पेस खाली है ये एटम में। इस बात पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया, ध्यान दिया। लेकिन ये वाला लॉजिक वो छोड़े, गलती हो गई कि इलेक्ट्रॉन तो लगातार अगर घूम रहा है तो घूमने के लिए उसकी एनर्जी कम होते जाएगी। एनर्जी कम होते जाएगी तो ऑर्बिट भी छोटा होता जाएगा। ऑर्बिट भी छोटा होगा तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन तो एटम में गिर जाएगा, तो एटम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एटम तो रहता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने वाली गड़बड़ हो रही है, बाकी सब ठीक ही हो रहा है एक्सप्लेनेशन। तो मैंने इस कहानी के माध्यम से हर जो मॉडल के कुछ एक आध प्लस पॉइंट और एक दो माइनस पॉइंट बताए। क्या समझ में आया? प्लस तो समझ में आ गया। अब यहां से ये क्लियर हो रहा है ना कि एटम ऐसा होगा जब हमने ये कहा कि बीच में और बाकी स्पेस खाली है और ये बहुत ही बड़ा है, तो अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे खाली स्पेस में, क्या प्रॉब्लम है? और इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा अल्फा का, वो इतना भारी है। और एक आध कोई बीच में 8000 में से एक आप कह रहे हो ये बीच में स्टे आए तब डेविएट होकर निकल गया होगा। तो हाँ, ये थ्योरी सेटिस्फैक्टरी लगती है। देखो ना, मजेदार स्थिति है कि देखा अभी भी नहीं है किसी ने, लॉजिक चल रहे हैं हाँ ऐसा कुछ होगा। लेकिन बेचारे इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं दिया, अब इलेक्ट्रॉन की थ्योरी गड़बड़ा रही है। अब आते हैं नील्स बोर। बोर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी घूमता है यार, इलेक्ट्रॉन कुछ खास ऑर्बिट में घूमता है और उन ऑर्बिट में घूमने में रत्ती भर एनर्जी का खर्चा नहीं है।
अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है ऑर्बिट में, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। नील्स बोर ने क्या कहा, उन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एनर्जी का खर्चा नहीं होता, तो एनर्जी बची रहती है। वो स्पेशल ऑर्बिट होते हैं। ये भी जोरदार बात हुई कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और वो कौन से ऑर्बिट होते हैं, उन्होंने क्या बताया भाई, ये m इंटू बी लीनियर मोमेंटम, इनको r से मल्टीप्लाई कर दो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो, इंटू मतलब इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करो। जिस ऑर्बिट में ऐसा होगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा कुछ होगा, एन इंटीजर होगा, ये भी तो क्वांटाइजेशन है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम Yes. h अपॉन 2 पाई हो सकता है, या 2h अपॉन 2 पाई, या 3h अपॉन 2 पाई, या 4h अपॉन 2 पाई, या एंड सो ऑन। इन्हीं में से होगा, मतलब इंटीजर टाइम्स हो। केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उस समय उसका कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। बोर की थ्योरी ये है बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन का पाथ छोटा होता जाएगा? Yes. नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का जब पाथ ही छोटा नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहेगा और एटम हमेशा सदा सदा के लिए जीवित रहेगा, एक तरह से जीवित मतलब बना रहेगा। तो एटम की थ्योरी तक यहां तक लाने में कितने सारे लोगों का रोल है, क्या ये पूरी बात क्लियर हुई? आज हम ये सारी चीजें जानते हैं कि हाँ ये सही है, यही होता आ रहा है। आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीजें। अब बच्चों अभी भी कुछ चीजें डाउटफुल है, कुछ सवाल और हैं, लेकिन उन सवालों पे चर्चा थोड़ी देर में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर इस पे आया कि एटम की यहां तक की समझ में हम कहां तक आए। अब हम सबसे सरल एटम लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसमें पढ़ेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कहां जाता है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देखते हैं, या उससे थोड़ी एनर्जी ले ले, थोड़ी मतलब वो रहे एटम का ही हिस्सा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहे हैं हम, इतना भी नहीं देंगे, थोड़ा सा देंगे तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा नेक्स्ट, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। कुछ पूछना है मानवेंद्र? No. चलो ठीक है।